नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान शान का गुणगान होता है, वो तस्वीरें होती हैं। तो इसके साथ ही हम आपको आज अगले 2 घंटे में अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आज किस तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि जिस बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा वो तो 29 जनवरी को उसका आयोजन होगा, लेकिन चूंकि एक बीएसएफ जिस बॉर्डर को गार्ड करती है, जो अट्टारी वाघा बॉर्डर है हमारा, वहां पर परंपरा से चल निकली है कि 26 जनवरी 15 अगस्त 2 दिन भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा रंगारंग आयोजन होता है। तो ये तस्वीरें आप ये इस समय की नहीं बल्कि लगातार चली जा रही है। वहां पर दोपहर से की शुरुआत होती है और जब तक बीटिंग रिट्रीट, जो कि रोज वहां पर कार्यक्रम होता है, रोज अट्टारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का जो कार्यक्रम होता है उसमें आज के दिन की शान, आज के दिन के रंग अलग ही होते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता सीधे अट्टारी वाघा बॉर्डर से जुड़ रही हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं। खूब शोर, वहां पर खूब जश्न जरूर सुनाई दे रहा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूं अर्पिता कि आपको आवाज मेरी आ जाएगी। जरा दिखाएं, अभी कुछ समय है औपचारिक समारोह की शुरुआत होने में, लेकिन इस समय क्या चल रहा है? जो स्कूली बच्चे भी आते हैं वहां पर, किसी भी उम्र वर्ग के लोग हो वहां पर, सब उत्साह से कूट कूट कर भरा होता है उनमें। अर्पिता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ देखिए कुछ बच्चे जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, उनसे हम आगे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से हम आपको अगर ये तस्वीरें दिखा दें। भारी तादाद में लोग पहुंचे, बैठने की जगह नहीं है, ऊपर तक पवन दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आप जैसा बता रहे हो औपचारिक कार्यक्रम से थोड़ी देर में यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट का होना है, लेकिन उससे पहले कई कार्यक्रम बच्चों के, चाहे वो बीएसएफ की तरफ से प्रोग्राम्स हो, कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन इसको देखने के लिए आज का दिन एक त्योहार से कम नहीं है। 15 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी लोग त्योहारों के तौर पर मनाते हैं। देशभक्ति का एक भाव लोगों के अंदर होता है, वो भाव इस वक्त सब तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर परफॉर्म किया, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा था। राहत प्रीत कौर। राहत, अपना परफॉर्मेंस देने के बाद राहत मिली? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। टीचर बोल रही थी अच्छे से परफॉर्म करना है, डर था आपको? यस। डर लग रहा था परफॉर्म करने में? यस। आपका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, इतनी प्यारी मुस्कान है आपकी। जब आप डांस कर रहे थे तब आपको ये मुस्कान थी या डर लग रहा था? डर लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? एकम। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसे अपने स्कूल में भी परफॉर्म करते होगे, लेकिन स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म करना और यहाँ पर परफॉर्म करने में क्या आपने डिफरेंस महसूस किया? स्कूल में डर नहीं लगता, इधर डर लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। और फिर एक यहाँ पे माहौल देख के फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? एंजल। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा लगा। जो मेरे कोच थे उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया और हमें यहाँ तक लेके आए, उनको हम थैंक यू बोलेंगे। पहली बार आप लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं? यस। पहली बार है? हाँ, पहली बार। सबको ऐसे मौके मिलते रहने चाहिए। आपका क्या नाम है? हरसीरत कौर। और ये किसने किया? आपको किसने सजाया है? मैंने। मम्मा ने सजाया है। मम्मा ने ऑल द बेस्ट बोला था? हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ परफॉर्म करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी आपको आगे भी परफॉर्म करने का दिल है? करना है आपको परफॉर्म? यस मैम। आपका क्या नाम है? सानवी। सानवी। आपको आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं डर गई थी अंदर की अब मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, मुझे ये जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे खुद भी अच्छी लगी और जो सारा माहौल था मुझे वो भी अच्छा। जो माहौल आपको अच्छा लगा, तो ये माहौल देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और आप इनके मन में किस तरह ये एक्सपीरियंस होगा, इनको इन्हें ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से लोग देशभक्ति में डूबे हुए हैं, उसका मकसद क्या है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है इनको और
लोगों के बीच में पहुंचाने की भी बीएसएफ की कोशिश होती है और आग्रह भी, मतलब आप खुद ही देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं, संख्या बढ़ रही है क्योंकि वो और तो यहाँ ये यहाँ पर सब अभी जो सुन रहे हो इसके बाद आप लोग का जोश आया है क्या? यस यहाँ पर कैसा लगा? अच्छा, क्या फील आया आज के दिन को लेकर? क्या है 26 जनवरी को लेकर क्या फीलिंग है? मुझे बहुत अच्छा लगे जब हमने, पहले तो मुझे बहुत डर था जब हम परफॉर्म करने वाले थे, बाद में तो हम रिलैक्स हो गए और जब हम डांस कर रहे थे तो ऐसा लगा सेलिब्रिटी लाइक फीलिंग आ रही थी। और ये 26 जनवरी आपके लिए, क्योंकि आप टीचर हैं या मदर हैं? मदर है, तो एक माँ के तौर पर यहाँ 26 जनवरी में इस बॉर्डर के पास पर ऐसा परफॉर्मेंस आपके बच्चे कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट? बहुत ज्यादा प्राउड का ये मोमेंट था कि हमारे बच्चे इतनी बड़ी यहाँ स्टेज पर आकर ये परफॉर्म किया है। हमारी तो खुशी का कोई है ही नहीं तरीका। तो बच्चों के मन में सवाल होते होंगे, मम्मा यहाँ पर क्यों, यहाँ करने से क्या होगा? आप ऐसे सवाल आपको मिले? हाँ जी, हमें भी लगा था। 1-2 जगह ये परफॉर्म कर चुके हैं तो बच्चों को ये बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये इनके लिए नई चीज थी, नया प्लेटफॉर्म था ये। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म ऐसा कि शायद अपनी पूरी उम्र में ये भूल नहीं पाएंगे। और हम आपको जरा और तस्वीरें, बेटा इसको छोड़ दो आप थोड़ा सा, थैंक यू। ये जो अगर हम आपको तस्वीरें दिखाए, देखिए यहाँ पर इंतजामों की अगर बात करें तो ये देखेंगे आप, ऐसे ये हर बार हम देख रहे हैं, मैं ये लगातार आ रही हूँ यहाँ पर, मैंने देखा इस तरह से यहाँ ये लगा दी गई ताकि यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि दूर दूर जो लोग बैठे हैं उन तक कैसे वो चीज वो देख पाएंगे और कैसे वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक चीज है, चाहे नीचे कतार में बैठा हुआ इंसान हो या ऊपर कतार में बैठा हुआ इंसान हो, ये हर इंसान यहाँ पर फील कर पा रहा है वो जोश, क्योंकि हाय है। और कहते हैं ना, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। और शान से देखिए ये हमारा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। ये तिरंगा जो आप समझिए 22 जुलाई 2047 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्मचक्र के नाम, शांति और सत्य का संकेत। नीचे आप गहरे हरे रंग की एक पट्टी देख रहे हैं, देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का ये जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। और ये बात अब सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को नहीं, ये पूरा विश्व जो है, अगर आपको दिखाए बुलाना चाहेंगे, कुछ बदला जरूर है। और मैं यहाँ हूँ तो वो बदलाव भी जरा दिखा देती हूँ। एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ आप उधर देखिए, यहाँ लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 1959 से इसकी शुरुआत हुई और अब पाकिस्तान को याद आ रहा है कि चलिए हम भी इसी तरह से कुछ निर्माण कर लेते हैं, और अब वहाँ निर्माण का कार्य चल रहा है। यानी भारत की तो वैसे भी तुलना पाकिस्तान कर नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखें तो 10 गुना ज्यादा जीडीपी भारत की पाकिस्तान से है। और केवल अगर महाराष्ट्र की बात करें, ऐसा देश की बात तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र से ज्यादा, मतलब महाराष्ट्र पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी वाला एक राज्य है। तो हमारी राज्यों की तुलना भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे राज्य भी हमारे पाकिस्तान से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंकवाद को पालना पोसना कितना भारी होता है। और यहाँ जिस तरह पाकिस्तान की हालत, उस पर तो हम खैर क्या ही बात करें। भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है। देशभक्ति की एक जो भावना है, इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये भावना डबल हो जाती है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हम आपको जरा दिखाएं कि यहाँ पर जो बीएसएफ के इस तरह से जो जवान हैं, ये हौसला बढ़ा रहे हैं बार बार दोनों तरफ से। यहाँ पर एक दोनों लोगों को इस तरह से बोल रहे हैं जोश किसका हाय है। वो इशारा कर रहे हैं कि आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि ये आवाज पाकिस्तान तक सुनाई देनी चाहिए, और उन्हें महसूस होना चाहिए कि सुनो गौर से, हमसे टकराने की जरूरत मत करना, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ये मैसेज इस वक्त हर शख्स जो बैठा है वो देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कतार यहाँ पर किस तरह से लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अलग अलग, चाहे यहाँ पे गिद्दा हुआ, भंगड़ा हुआ, इस तरह के कई प्रोग्राम्स यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और एक ये क्योंकि जो बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम है वो तो एक तय मानक के हिसाब से, जो उसका तय समय है उस हिसाब से वो होता है। लेकिन जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, उस वक्त चीजों को थोड़ा बदल दिया जाता है। इस तरह कल्चरल जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं ताकि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, आप ये समझिए
12 बजे से लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंट्री नहीं पा पाते, बाहर ही रहना पड़ जाता है। तो यहाँ हर इंसान इसीलिए बाहर बड़े स्क्रीन्स का भी इंतजाम कर दिया गया है। अर्पिता, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि ये हमेशा से इस तरह का नहीं था यहाँ पर। अपनी आंखों के सामने और ऐसे बीएसएफ के पुराने अधिकारी जिनकी निगरानी में वहां पर परिवर्तन आए हैं, वो दो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। पूर्व डीजी बीएसएफ के रह चुके पीके मिश्रा जी हमारे साथ हैं और पूर्व एडीजी रह चुके बीएसएफ के एसके सूद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को, गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो पीके मिश्रा जी, बताइए कि क्या क्या बदलाव, क्योंकि तिरंगे की ऊंचाई से लेकर अब वो एक ऐसा हिस्सा है जहां से सामने गांधी जी की तस्वीर इधर दिखती है, उधर जिन्ना की तस्वीर दिखती है, पाकिस्तानी झंडा उस तरफ, इस तरफ भारत का झंडा। कहने के लिए बहुत सौहार्दपूर्ण तस्वीर हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ऐसा होता नहीं है। और अब तो वाकई जो चमक तमक, जो देशभक्ति का जो लौ भारतीयों के दिलों में जलती है और बीएसएफ उसे और ज्वलंत रखती है हमेशा, वो दिखता है यहाँ पर। श्वेता, बिल्कुल सही आपने पूछे। आप ये दो दिन जो है, रिपब्लिक डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे, ये दोनों दिन बिल्कुल वहां जाना ही चाहिए अटारी बॉर्डर को। वो अटारी बॉर्डर ऐसा है कि भारत का देश प्रेम और हमारा योद्धाओं का मनोबल जो है, और उसके साथ साथ एक चीज मैं ऐड करूंगा, हमारा जो वुमेन दस्ता है, जो महिला दस्ता है, उनका मनोबल भी आपको वहां देखने मिलेगा। और वहां पर हमारे ये पर्टिकुलर, बेशक दिल्ली हमारा वहां पर मीटिंग द रिट्रीट कार्य होता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में, वाघा अटारी बॉर्डर में, लेकिन ये 2 दिन कुछ अजीब सा है, क्योंकि अभी देखिए वहां पर जो अकोमोडेशन के लिए बनाया गया है, तकरीबन 50,000 लोग आराम से वहां बैठ करके देख सकते हैं। और आज मैं बता रहा हूं 50 अंदर में है और बाहर में कम से कम 25,000 लोग और इंतजार कर रहे हैं, उनको जगह मिल नहीं रहा है आने के लिए। और इस दिन पर काफी जो है रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट्स हमारा बहुत होता है। वहां पर हमारा भांगड़ा भी होता है, गिद्धा भी होता है, केरली डांसेस भी होता है, राजस्थानी फोक डांस भी होता है। और साथ साथ में हमारा बीएसएफ के स्कूल्स के जो है छात्र छात्रा हैं, वो भी वहां पर कार्यक्रम करते रहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे 50,000 से ज्यादा लोग अंदर में है, उनमें अपना मनोभाव को जगाने के लिए हमारा जो योद्धा है, जो जवान है, वो वहां पर अपना कार्य दिखाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो नया एडिशन किया गया है, हमारे जो वुमेन दस्ता है, हमारे जो महिला दस्ता है, उनका राइफल ड्रिल भी वहां पर शामिल किया गया है, जो कि नई चीज है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं लास्ट मंथ ही वाघा अटारी गया था, और पाकिस्तान भी हमें देखते देखते अपोजिट साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है। इस मुताबिक उनका तकरीबन 15 से 20,000 लोग बैठ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए 1914 का बात मैं बता रहा हूं, जब उनके साइड में उनका गेट के ऊपर टीटीपी ने अटैक किया था, जिसमें 60 पाकिस्तानी निहत हुए थे और तकरीबन 120 आदमी इंजर्ड हो गए थे। ये चीज कभी हमारा साइड में नहीं हुआ है, ना हम होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रोटेक्शन हुआ है, जिस तरीके से डिफेंड किया गया है, जिस तरीके से हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ है पंजाब बॉर्डर में, हमारा जो है मिलिटेंट्स उस एरिया को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और 2 बार हमारा उनके साथ 2014 और 2019, ये 2 साल में थोड़ा सा बंद हुआ था बिकॉज ऑफ टेंशन। और मेरे को पता है 1 मार्च 2019 मैं इस गेट को, जो गेट में आप देखेंगे हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का अटारी वाघा बॉर्डर का गेट है, मैं भी पर्सनली उसका नाम दिया हूं अभिनंदन गेट जी। अब मैं खुद ही बता रहा हूं, 1 मार्च को मैं भी उसके पास ही था और मैं खुद देखा हूं जब विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान जबरन छोड़ना पड़ा इस गेट के थ्रू से 1 मार्च 2019। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूं जी। और ये असल में ये रास्ता, इसका पहले लंबे समय तक प्रयोग सकारात्मक चीजों के लिए ही हुआ, इसमें ट्रेड के लिए रहा, खुला रहा। यहाँ से आज भी लोग आते जाते हैं जो पाकिस्तान में जिनके रिश्तेदार हैं, या यही चलता रहता है जी, किसी भी कार्य से वो सब आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर दोनों देशों के, यानी पाकिस्तान की तरफ जो रेंजर्स इस क्षेत्र में डिप्लॉय होते हैं, उनकी तरफ से मिठाई भी दी जाती है। जब कुछ ऐसा आयोजन होता है तो वो रहता है,
लेकिन देश की अपनी अगर सोच वैसी हो तो फिर उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन सूद साहब, क्या महत्व आपके हिसाब से इस तरह के आयोजन का, जब यहाँ पर हजारों की संख्या में, और जैसा कि पीके मिश्रा जी ने भी कहा कि बाहर तो और भी बड़ी संख्या में, यानी कुल मिलाकर हम रख लें संख्या तो लाख से ऊपर ही बैठता है जो कि यहाँ पर आते हैं, क्या महत्व इसका होता है ऐसे दिनों पर? वैसे तो मिस्टर मिश्रा ने जो कुछ कहा वो अपने आप में कंप्लीट है। एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने इस परेड को देखकर कहा कि ये एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉन्टेस्ट है वहाँ पर, और इतना एग्रेसिव वहाँ पर इसलिए हो गया है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये आम परेड से बिल्कुल विभिन्न है, परंतु इतना इस प्रकार से जो यहाँ पर शो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आम जनता जो वहाँ पर है वो इस तरह से जोश भर देती है जवानों में, और ख़ुद भी काफ़ी जोश में रहती है। तो जवान पूरा जोर लगाकर हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी जोर से करते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है। हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हमारा रिपब्लिक डे है। उनके यहाँ जब 14 अगस्त को होती है परेड तो उसमें उतना एग्रेशन या इतना बड़ा नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पंजाब के टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी आइटनरी पर ये एक शामिल है, तो इससे वहाँ पर हमेशा एक माहौल बना रहता है जिससे कि ये परेड इतनी अग्रेसिव होती है और काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर। अच्छा, इसकी बड़ी चीज ये भी रहती है कि देखिए दोनों देशों में का आयोजन होता है और बड़ा आयोजन होता है। हुसैनी वाला में भी इस परेड का आयोजन होता है, उसकी भी तस्वीरें अद्भुत होती हैं क्योंकि उसमें तो पाकिस्तान की सीमा में और पाकिस्तानी रेंजर जो है वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। ध्वजारोहण, ये ध्वज को जब उतारते हैं वो उस समय। आज कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का समापन, और अभी हम आपको अट्टारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर जो आज का बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है इस बॉर्डर पर। अट्टारी वो गांव जो भारत के हिस्से में है, वाघा वो गांव जो पाकिस्तान के हिस्से में गया। इसे कई लोग वाघा बॉर्डर कहते हैं, लेकिन भारत की ओर अट्टारी है, बेहतर है अट्टारी बॉर्डर भारत के लोग इसे कहें, उसकी पहचान ये बेहतर है। तो अट्टारी वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां पर शुरुआत हो गई है औपचारिक रूप से बीटिंग रिट्रीट समारोह की। हम आपको ये लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए आज का जो समारोह होता है वो बहुत खास होता है क्योंकि देश भर के लोग राष्ट्र पर्व मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में जब पीके मिश्रा जी, हम महिला शक्ति को, बीएसएफ की महिला शक्ति को देखते हैं तो ये केवल ऐसे सांकेतिक कोई सेरेमोनियल ड्यूटी नहीं है। ये वो महिलाएं हैं जो गश्त लगाती हैं सीमाओं पर, ये वो महिलाएं हैं जो स्मगलिंग रोकती हैं, ड्रोन्स को शूट डाउन करती हैं। छोटा मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हमारे जो है ये महिला दस्ता जो है कम से कम पाकिस्तान के 5 ड्रोन को ये मार के गिरा है जिसमें कि ड्रग्स और आर्म्स और एम्युनिशन लाया गया था। आई सैल्यूट टू माय वुमेन कमांडोज, जिस तरीके से उन्होंने ड्यूटी करते हैं। और ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को देखिए, एम्बुश देखिए, और अपना बॉर्डर आउटपोस्ट के कार्य देखिए, और स्मगलिंग रोकने का देखिए, और ड्रोन्स को मारने का देखिए, चेकिंग और फ्रिस्किंग करने का देखिए, और पेट्रोलिंग करने का देखिए। ये इनसे सीखे। अभी सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं राइफल ड्रिल वो करते हैं, ये सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान में ये दस्ता महिला दस्ता नहीं है, और पाकिस्तानी रेंजर्स को इनके ऊपर डर है क्योंकि ये किसी से कम नहीं है। और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं जिस तरीके से इनका ट्रेनिंग होता है। अब तो आपको पता है एसपीजी में भी हमारा कमांडो, जब महिला कमांडो ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये जो है आपको दिखा रहे हैं, दे आर ऑल सिलेक्टेड कमांडो दस्ता है, महिला दस्ता है। और ये इनका जो है बॉर्डर ड्यूटी जो है इनको देखने लायक है। ये बॉर्डर में ही हमारे जवान के साथ रहते हैं, अलग अलग बैरक उनके लिए बनाया गया है। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उन्होंने रात को एम्बुश के लिए जाते हैं, वेपन्स में वेपन ट्रेनिंग लेते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं, कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं, और फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग लेते हैं, और हर एक चीज में ये माहिर है। महिला दस्ता जो है, ये अभी महिला दस्ता का जो ट्रेन जो क्योंकि बिल है, हाँ,
पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत जरूर की गई, लेकिन वो सेरेमोनियली लेकर आए थे कि मतलब कुछ सिंबोलिज्म के लिए आप ले आए उनको। आज की तारीख में अगर मतलब शुरुआत में होता था कि 2 उनकी थी, अब तो वो भी नहीं बची हैं, क्योंकि वो सिंबोलिज्म के लिए लाए। अगर एक्टिव ड्यूटी के लिए लाते तो अलग चीज थी। लेकिन सूद साहब ये बताइए कि एक तो ये राइफल ड्रिल हमारे दर्शकों के लिए इसे बताएं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाती है। जो बंदूक कहते हैं एक सैनिक का विस्तार होता है, और ये हमारी महिला सैनिक उन बंदूकों के साथ दिखा रही हैं कि क्या महारत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बंदूक एक जवान का विस्तार होता है, और हमारी महिला ट्रेनीज जो हैं, महिला रिक्रूट्स जो हैं, वो उतनी ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरती हैं जितने कठिन ट्रेनिंग से हमारे मेल जवान गुजरते हैं। तो उनमें भी वही सब चीज़ें, वही क्वालिटीज़, वही एबिलिटीज़ इनकलकेट की जाती हैं जो एक मेल जवान में की जाती हैं। और इसलिए इनके लिए राइफल चलाना या राइफल के साथ ड्रिल करना कोई बहुत बड़ी बात इन महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रेंड हैं। और ये तो यहाँ ड्रिल दिखा रही हैं, और अगर इनका इस्तेमाल भी करना पड़ता है तो ये बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। और मैं थोड़ा सा और इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। जो महिलाएं हमारे यहाँ आई, ये सीमा पर जब फेंस लगी तो देखा गया कि महिलाओं को बाहर जाने के लिए, जो अपने खेतों में काम करने के लिए जाने के लिए काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मेल जवान उनको सर्च नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि महिलाओं को इंडक्ट किया जाए, और ऐसा उद्देश्य है कि लगभग 5% महिलाएं हमारी फोर्स में धीरे धीरे हो जाएंगी। और ये सब वही, ये पूरी वही ड्यूटीज़ करती हैं जो मेल काउंटर पार्ट करते हैं। गेट्स पर रहती हैं, पेट्रोल करते हैं, एम्बुश करते हैं, और अपने मेल जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। शुरू में क्योंकि ये बल एक मेल डोमिनेटेड बल था, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनके जेंडर सेंसिटिविटी नहीं थी जवानों में, या उनके लिए जो फिजियोलॉजिकल। लेकिन अब तो लगता है कि बीएसएफ एक संस्था के तौर पर, एक संगठन के तौर पर वो एक मिसाल है बाकियों के लिए कि कैसे महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। देखिए, ये बीएसएफ कलर्स और भारत का तिरंगा, यानी देश और अपनी फोर्स, दोनों के रंगों को लेकर ये बीएसएफ की महिला सैनिक जो हैं, ये सब वहां पर। और देखिए, आम दिनों में इनकी, आम समय में, यानी कि जब ये परेड नहीं चल रही होती है तो ये ड्यूटी भी कर रही होती है। वैसे भी जो बीएसएफ जिस तरह के बॉर्डर्स को गार्ड करती है, वो सारे बॉर्डर्स इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कि आपको लगेगा कि कोई एक सैनिक, एक ही ट्रेनिंग वाला कैसे ऐसी सारी जगहों पर जा सकता है और देश की रक्षा कर सकता है। मसलन पंजाब का तो ये बॉर्डर हो ही गया, ये तो एक सेरेमोनियल बॉर्डर है। पंजाब में कुछ और सेरेमोनियल बॉर्डर्स भी हैं, राजस्थान में भी हैं। लेकिन मरुभूमि में, यानी रेगिस्तान में, तपती रेत में, जहां पर कई बार जो सैंड ड्यून्स हैं वो आकर उन तारों को भी कवर कर देते हैं पीके मिश्रा जी, और वो दलदल जो गुजरात के हिस्से में आता है, उस दलदल में आप ट्रेनिंग में भी आपकी जान को खतरा होता है, डिप्लॉयमेंट तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल स्वतः आप देखिए, ये इन लेडीज को मैंने देखा है, आपने खुद ही बताते हैं, रान ऑफ कच्छ में ये कैमल के ऊपर ट्रेनिंग कर। अब एक और चीज बताओ, आज परेड था, रिपब्लिक डे का परेड था, उसमें आप देखें वर्ल्ड का एक ही कैमल बैंड है, वर्ल्ड का एक ही कैमल बैंड है, और बीएसएफ का है। और उस बीएसएफ में 50% जो बजाते हैं वो महिला है। आज मार्क किए होंगे, ये बहुत ऊंची चीज है। और जितने राजस्थान में पेट्रोलिंग होता है कैमल के ऊपर, ये हमारी ये महिला दस्ता करते हैं। और इसके साथ साथ आप जाइए कश्मीर बॉर्डर को, सर महिला दस्ता कश्मीर बॉर्डर में ये गेंद सीमा के पार का इशारा करते हुए हम जरा वहां का हिस्सा सुनाते हैं जी, हम वो सुनते हैं जरा। महिलाओं का जिक्र हम कर रहे थे, ये महिला कमांडोज जा रहे हैं। अब तो पुरुष आ गए सर, अब मैं कहूंगी पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, देखिए किस तरीके से। बिल्कुल। और सूद साहब, हथियारों के साथ भी
उनके हाथों को मजबूत किया जाता है। बीएसएफ बहुत सीरियसली इस चीज को भी लेती है कि किस तरीके से उपकरण जो हो, उनके जो हथियार हो, वो सब भी उन्नत रहें। अब इसके साथ ही देखिए, वो जाकर उस गेट पर, जिस गेट का जिक्र हम कर रहे थे, जिसे खोला जाता है दिन में 2 दफा मेरा ख्याल है, सुबह और शाम को, जब ट्रेडर्स आते हैं जाते हैं, और शाम के समय इस बीटिंग रिट्रीट के बाद बंद कर दिया जाता है। पूरे दिन भर इस पे ट्रेड चलता रहता है। और जो वेहिकुलर ट्रेड है उसके लिए थोड़ी दूर पर एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी का फैसिलिटी है, थोड़ा सा साउथ की तरफ, जहां पर ये पूरा कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह वगैरह, पासपोर्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस सारी वहां पर होती है। और ये सैल्यूट के साथ दरअसल अनुमति भी मांगी जाती है कि हम परेड की शुरुआत करने वाले हैं। और उनके साथ देखिए उनका जो स्वान दस्ता होता है, जो उनका डॉग स्क्वाड है, वो भी आते हैं, वो ट्रेंड है सैल्यूट करने के लिए। और बीएसएफ ने एक और चीज की शुरुआत की है मिश्रा जी, ये मैंने देखा गुजरात में खासकर, कि जो इंडियन ब्रीड्स हैं उन डॉग्स की ट्रेनिंग, और वो गजब का परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल भारतीय परिस्थितियों में। एक चीज छोटा मैं बताऊं, ये जो हमारा इंडियन ब्रीड डॉग्स जो है, मैं इनको खुद ही देखा हूँ कश्मीर में, जब मैं खुद ही डिप्लॉयड था। 18,000 फीट के ऊपर बिमला, दुमारी, मंजित, खोजाबेग, पुत्ता की गली, आकाश, इस पोस्ट के ऊपर हमारे साथ ही इंडियन ब्रीड डॉग्स रहते थे। और मजाल है कोई पाकिस्तानी हमारे पोस्ट पे घुस आए, बिल्कुल 5 किलोमीटर पहले से ये सूंघ लेते थे और हमें बता देते थे ये भौंक करके कि कोई आपके पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं। और इतनी अच्छा ट्रेनिंग उनको दिया गया है। दे आर मच बेटर देन अल्सेशियंस और गोल्डन ईगल एंड अदर ब्रीड्स। They are much better because they are जी, मैंने रामपुर हाउंड को देखा। असल में रामपुर हाउंड, इतना बढ़िया ट्रेनिंग उसकी हो रही है। ऐसे भी शिकार के लिए एक समय में कुत्ते यूज होते थे वो, और अब बीएसएफ उनका ये जरा असल में ये जो इशारे कर रहे हैं वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। इसमें कोई बहुत गूढ़ अर्थ नहीं शामिल है। ये दरअसल बीएसएफ के 2 सैनिक जो वहां पर लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो एक तरफ के स्टैंड को कहते हैं कि आप थोड़ा धीमे बोल रहे हैं, देखिए दूसरे तरफ वाला जो स्टैंड है उसकी आवाज मुझे ज्यादा सुनाई दे रही है, तो आप अपनी आवाज को ऊंचा कीजिए ताकि दूसरी तरफ से मिलाएं। अब इसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से आवाज होती है तो फिर दोनों स्टैंड्स को ऐसे इशारा किया जाता है कि दोनों जरा ऊंचा कीजिए। अब तो खैर होता नहीं है ऐसा, क्योंकि अब हमारी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वो जो शोर रहता है, जो पूरा उत्साह रहता है लोगों का। अब साहब में ये भी अगर आप बता सकें, क्योंकि अब हम पहले सुनते हैं और फिर दर्शकों को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। इसको मैं कहती हूं सांसों की स्पर्धा। पाकिस्तान की तरफ से भी यह आवाज आती है और भारत की तरफ से भी, जो लंबी सांस खींच सकता है अपनी। ये अभी ड्रिल शुरू होने जा रहा है। हाँ। और उसमें जो है कमांड अभी दे रहे हैं, और ये नया शामिल किया गया ये बार। अभी इंडिपेंडेंस डे भी ये नहीं था। हाँ। इस बार जो है, अभी आप बिगल देख रहे थे, ये पहले बार शामिल हुआ है, चेंज किया गया है इसमें। नहीं, आपका तो म्यूजिक से जुड़ाव भी रहा है। बिल्कुल, आप तो हमारी बीटिंग रिट्रीट के खास मेहमान रहते हैं सर। तो आज जो एक तो सीमा सुरक्षा बल की धुन हमने सुनी, जिस पर सबसे अधिक उत्साह लोगों का दिखा, और अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी इशारे से यही समझा रहे हैं कि देखो कितना लंबा। एक और हाँ। जो सीमा सुरक्षा बल की ट्यून थी, वो हमारी सिल्वर जुबली के टाइम में 1990 में बनाई गई थी, और मिस्टर लुइस बैंक उनके म्यूजिक उन्होंने दिया। हमारे एक और बीएसएफ सॉन्ग है, सर ऊंचा सीना ताने हम डटे सीमा पर। ये बाद में ए.आर. रहमान ने उसका म्यूजिक दिया है, और ये लिरिक्स जो दिए हैं वो आपके बगल में बैठे हुए हैं।
नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं, आपने फिल्म भी की है जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट जी। तो ये देखिए, जो बीएसएफ के ऐसे भी सैनिक होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो देश की सुरक्षा तो करते ही हैं, लेकिन कला भी इतनी कूट कूट कर भरी होती है सब में, ये वाकई एक से बढ़कर एक। बीएसएफ की एक यूनिट हर तरीके से आत्मनिर्भर होती है। उनमें आपको बहुत अच्छे कलाकार मिल जाएंगे, पेंटर्स मिल जाएंगे, कारपेंटर्स मिल जाएंगे, हर एक का अपना अपना शौक के अनुसार उनको। परेड शुरू होने जा रहे हैं, अब ये अभी नीचे उतरेंगे। तो अभी जो आप वहां पर, दरअसल पहले समतल पूरा एक ही स्तर पर, एक ही तल पर पूरा निर्माण था, उसी पे लोग बैठा करते थे। आगे पीछे थोड़ी सी ऊंचाई जरूर रही कि जो, ताकि लोग देख सकें, पीछे जो बैठा है वो भी देख सके। लेकिन बाद में ये जो पूरा निर्माण हुआ, जिसके साथ सबसे ऊंचा तिरंगा भी एक लगाया गया 120 मीटर का, 120 मीटर जी, जिसमें बताया गया कि कहाँ लाहौर तक देख लेंगे। बिल्कुल लाहौर से दिखाई दे रहा है। और आज जो जोश है, हाँ। ये जोश भी आज लाहौर तक जाए, सुनाई देता है, जा रहा है। बिल्कुल। तो लाहौर तक अब देखिए, वो नीचे उतरकर वहां से आ रहे हैं, इस ब्यूगल के साथ, उस बिगुल के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुका है। और अब इनका परेड देखिए, उनका हाथ और पैर का देखिए, वो किस तरीके से करते हैं, जोश भी देखिए उनके। अब ये हमारे परेड दस्ता जो है वो नीचे उतर करके आ रहे हैं बिगल के बाद। अच्छा, लंबे तगड़े जवान हमारे जो सारे हैं, वो 6 फीट से ऊपर इन सब की हाइट है, मूछें बिल्कुल ताव उस पर दिया हुआ। और अगर हम पगड़ी की कलगी देख लें ऊपर तक, तो 7 फुट से ऊपर इनकी हाइट हो जाती है, मिनिमम 7 फीट। और ऐसा हमारा तीन सेट रहता है उधर, क्योंकि उनको बहुत पैर दबाना पड़ता है, इसलिए डेली वो चेंज होते हैं, और 3 सेट हमारा वहां पर रहता है। ये जो पैर पटकते हैं, जब आप वहां पर देखते हैं तो आपको उत्साह बढ़ाएगा, उसमें आवाज भी आपको आती है, लेकिन उनके पैरों पर उतना ही जोर पड़ता है। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं होती है, इससे हम बहुत गंभीर चोट लगने के आसार होते हैं, इसीलिए आपको बाकी फिटनेस पे ध्यान देना होता है। और सैनिक जो ये परेड की ड्रिल करते हैं, वो देश का उत्साह तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अपने शरीर पर बहुत इसका भार होता है। अब आप देखेंगे हमारा महिला दस्ता को देखिए, सबसे आगे जो है हमारा महिला दस्ता है, वो भी लंबी है सब, हम किसी से कम नहीं है। अब वो यही सोचते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान की तरफ से घोषणा हो रही होती है और भारत की तरफ से भी अपनी अनाउंसमेंट चल रही होती है, जो बीएसएफ के अपने सैनिक ही करते हैं, और उस तरफ से रेंजर्स की तरफ से हो रहा होता है। लेकिन जो एक आपने वो अंग्रेजी लेखक की तरफ से क्या कहा था, जो उन्होंने, इट इज अ केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कंपटीशन। जी, तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक एक ऐसी समझ लीजिए दुश्मनी है जो आपको यहाँ पर दिख जाती है दो देशों के बीच। अब इसमें मेरा ख्याल है कि इस भूमिका में महिला सैनिक पहली बार दिख रही हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि कमांडोज आती थी, राइफल हैंडलिंग वो कर रहे थे, लेकिन इस मार्चिंग दस्ते में जो आगे आ रहे हैं, अभी आप कमांडो को देखिए, 2 कमांडो दस्ता गई थी। मैं वाकई देखना चाहती हूँ, क्या ये भी पैर पटक कर उसी तरीके से करेंगे, उसी तरीके से जाएंगे गेट के पास में। बिल्कुल करेंगे, उसी मुताबिक उनको ट्रेनिंग दिया गया है। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया परेड समाप्ति देखिए, जो बीटिंग रिट्रीट की परंपरा होती है, वो जो उसे अगर आप समझें तो वही जब युद्ध खत्म होता था तो सूर्यास्त से पहले सभी सैनिकों को एक आवाज पर, एक धुन पर बैरक पर वापस जाना था। तो ये जो परंपरा के तौर पर इसे हमेशा हर रोज निभाया जाता है। अंधेरा होने पर अगर लिटअप एरिया नहीं है तो तिरंगा नहीं लहराता है, और खासकर सीमाओं पर हम नहीं तिरंगे को फहराते देना चाहते हैं उस समय। तो उस समय तिरंगे को उतारकर पूरा सम्मान के साथ अपने प्राणों से ज्यादा बढ़कर उसे लेकर ले जाया जाता है। एक सैन्य समारोह के तौर पर वो होता है। तो अगर हम सेरेमनी, अगर हम समारोह समझें तो समारोह का अर्थ ये है
जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये समारोह जिस तरीके से परिवर्तित हुआ है साल दर साल, और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ियों के लिए या फिर देश में हर उस व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रीयता को एक पर्व के तौर पर मनाना चाहता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरा आयोजन, ये पूरा निर्माण उस हिसाब से बहुत आवश्यक है। और सूद साहब, इसी के साथ मुझे लगता है कि जो बीएसएफ की भूमिका है, जो एक बड़ी भूमिका, एक बृहद भूमिका है, उसकी भी चर्चा कर लेना जरूरी हो जाता है। बीएसएफ का जो एस्टैब्लिश किया गया 1965 में की लड़ाई के बाद, तो उस समय ये विचार था कि एक ऐसा सुरक्षा बल होना चाहिए जो सीमा पर हमेशा तैनात रहे और युद्ध के समय में वो आर्मी की भी मदद कर सके। इस उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल 1965 में किया गया। उससे पहले इनकी सीमाओं की सुरक्षा अलग अलग स्टेट्स के पुलिस बलों के हाथ में होती थी, पर उनमें कई कमियां थी। इसी वजह से ये हुआ और कच्छ की युद्ध में और 1965 के युद्ध में देखा गया कि वो स्टेट पुलिस जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि दुश्मन के छोटे छोटे हमलों को भी अभी आपने उनका मार्चिंग देखिए, उनका ड्रिल देखिए, अपना हाथ कैसे हिला रहे हैं। अभी वो सावधान पोजीशन में जैसे आए थे, आपको देखना चाहिए था उनका पैर कहाँ तक उठा था। अब ये गेट के पास जाएंगे, अपना पोजीशन लेंगे। आप उनका ड्रेस, उनका ड्रिल ये देखिए, आपने उनका कद देखिए कैसे जाते हैं और कैसे अपना जोश, अपना मनोबल को ऊंचा करके पाकिस्तान रेंजर के सामने खड़े होते हैं। एक्जैक्टली सिमिलर वे जैसे हमारा महिला दस्ता गए थे, वैसे हमारा जो मेल गए, वहाँ के दो जवान फिर गेट के पास जा रहे हैं अपना पोजीशन वहाँ पर लेने के लिए। पाकिस्तान में तो एक तरह से हम कहें कि सिंबोलिज्म के लिए एक सिख सैनिक को भी वो लेकर आए थे रेंजर्स में शामिल, जो पहले थे मेरा ख्याल है उनके इतिहास में, लेकिन वो भी आजकल नजर नहीं आते हैं पाकिस्तान में। अब वहाँ पर नहीं है, कहीं और डिप्लॉय हो गए। मैंने कहीं रिपोर्ट देखी थी कि शायद उनको अब छोड़ गए। अच्छा, जो कि पाकिस्तान के लिए सामान्य है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, वो छोड़ के चले गए। भारत की विविधता हमारी इस परेड में भी, हमारी इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में नजर आती है, जब दो महिलाएं सबसे आगे बढ़ी हैं और उसके पीछे उनके जो पुरुष सहकर्मी हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं। इस सेनाओं में, सशस्त्र बलों में जोड़ियों का महत्व बड़ा होता है। एक अकेला व्यक्ति नहीं, एक पूरा समूह, एक टीम, बड़ी पैर। चाहे सेना की बात हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात हो, किसी की भी बात हो, जो सशस्त्र बल हैं हमारे, उन सब के लिए इन जोड़ियों का महत्व बड़ा है। और इसीलिए आप एक साथ चलते इन मतवालों की फौज को देखिए, इनका जोश देखिए, इनका मार्चिंग देखिए, इनका पैर हिलाने का देखिए, किस तरीके से वो मार्च कर रहे हैं। देखिए उनका पैर कहां तक जाता है। अब ये जोश जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स को दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को दिखा रहे हम तुमसे बढ़ करके हैं। सिर्फ उनका हाथ पैर नहीं, उनका मुंह को देखिए, वो किस तरीके से अपना आंख रखते हैं, उनका मुझ को देखिए, अपना सीना को देखिए। इस गेट को अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ और फिर पाकिस्तान की तरफ, और बीच का वो हिस्सा जो नो मैन्स लैंड कहा जा सकता है। ये जो सैनिक हैं, ये जिस तरीके से भाव भंगिमाएं अपनी दिखाते हैं, आंखों में उनका वो रौद्र रूप दिखता है, अपनी बाजुओं को फड़काते हुए वो दिखाते हैं, देखो हमारी शक्ति। और मूंछ जो कि प्रतीक है न केवल उनके सम्मान का बल्कि देश की आन का, और वो पगड़ी जो उनके सर पर,
ये दिखाती है कि अपनी इज्जत के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए वो प्राणों का दांव लगाने से भी एक पल को नहीं हिचकेंगे। ये जो मार्चिंग दस्ता था अभी अभी जो फ्लैग लेके जा रहे थे, ये हमारा जितना फ्रंटियर्स है, ये सबके जितने फ्रंटियर्स है, उन सभी फ्रंटियर्स का प्रतीक है। सबका फ्लैग से इकट्ठे होकर के ये मार्चिंग दस्ता बनाया गया है, जो कि नया एडिशन हुआ है। हर फ्रंटियर का की अपनी अलग पहचान, अलग निशान, और उस निशान के साथ ये सैनिक मार्च करते हुए आगे आते हैं। और वहां जो नारे लगते हैं उससे जोश और बढ़ जाता है हमारे सैनिकों को। जो दो जवान कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि सब लोग करें, सबको इन्वॉल्व रखो, सबको इन्वॉल्व रखें। क्योंकि आप देखिए जब 50 और 60 हजार लोगों का जो आवाज, पाकिस्तान साइड में जो 15 या 14 हजार लोग बैठेंगे उनको पूरा दबा करके आगे चले जाता है। और ये हर एक दिन होता है ऐसे ही, और आज सब कुछ ज्यादा है। अनुमति ले परेड शुरू कर दी। जो सर्वोच्च अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उनसे अनुमति लेते हैं, और ये भी एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है जिसका निर्वहन होता है। अनुमति लेने के बाद कार्रवाई आगे यहां पर बढ़ाई जाती है। ये अभी दोनों गेट खुल गए हैं। अब दोनों साइड आप देखिए कार्रवाई कैसे होता है और झंडा को कैसे नीचे लाते हैं, और एक साथ टाइम करके इस गेट को खोला जाता है। सिंक्रोनाइजेशन, न एक पल आगे न एक पल पीछे, और हाथ मिलाने के साथ शुरुआत होती है। बिल्कुल ये चीज है, अभी तक भी यही चीज है। हाथ जरूर मिलाएंगे, ऐसा कुछ भी हो जाए। ये देखिए उनकी तरफ भी जोश बढ़ा रहे हैं, पर वो वर्दी वाले नहीं हैं। सफेद पहन के जो आए थे। और एक बार जब ये सीमा खुल जाती है, जब ये गेट्स खुल जाते हैं, तो दोनों तरफ आप आर पार साफ साफ देख पाते हैं। आप उनके पीछे वाला गेट भी देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। खाकी वर्दी में, सर पर ये सुनहरी पगड़ी, सुनहरी और लाल पगड़ी, और सामने पाकिस्तानी रेंजर्स को देखिएगा तो वहां की सेना से बिल्कुल भिन्न जो उनका यूनिफॉर्म होता है रेंजर्स का, वो पठानी सूट पहनते हैं, काले रंग की पठानी सूट पहनते हैं। और दोनों तरफ से अब एक एक करके देखिए, यहीं पर इसी सीमा पर इस तरह की जितनी भी सीमाएं हैं जो खुली रहती हैं दोनों देशों के बीच, वहां पर एक कक्ष भी ऐसा होता है जहां पर जो मीटिंग्स हैं दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वो होती हैं, भारत की सीमा की तरफ भी और पाकिस्तान की सीमा की तरफ भी। और परेड में जब भी कोई परिवर्तन करना होता है तो वो एक ओर से नहीं होता है, बल्कि दोनों देश मिलकर सोचते हैं। दोनों देश में मिलकर होता है। अभिनंदन जी को जब पहले लाए थे वो उनके उसी साइड में रूम में रखे हुए थे।
और जब लोग भी आते जाते हैं इस सीमा के जरिए तो यहाँ पर ही दोनों तरफ जो आपके दस्तावेज हैं उनकी चेकिंग के लिए वो जगह है। लेकिन आज तो गणतंत्र का जश्न है, गणतंत्र का उत्सव है और उसमें ये बीएसएफ के सैनिकों का शौर्य प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये आवाज सुन सकते हैं, भारत माता की जय, ये बिल्कुल लाहौर तक जा रहा है आज। दिल की गहराई तक ये आवाजें उठती हैं। ये नारे जो है वो हर एक व्यक्ति जो वहां पर लगाता है, कई लोग तो निकलते हैं गला खराब हो चुका होता है, इतनी कमांडर जो है उसका आवाज बिल्कुल बढ़ जाता है कभी कभी। जी, तो यही जोश की कीमत भी होती है कभी कभी जो चुकानी होती है। लेकिन वहां पर आपको लगता है कि आप अपना एक छोटा सा योगदान भी दे दें अपने देश की आवाज में आवाज मिलाकर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी नारे लग रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन वो आवाज कहीं नहीं ठहरती है भारत की आवाज के सामने। 2008 तक इसको वाघा बॉर्डर ही कहा जाता है। जी, 2008 में नाम चेंज किया गया जब मिस्टर प्रकाश सिंह बादल वहां पर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में। जी, तो उस समय इसको अटारी बहुत जरूरी था। वही जैसा कि हमने कहा कि जब यहाँ पर बंटवारा हुआ तो वाघा गांव चला गया पाकिस्तान के पास, लेकिन बॉर्डर का नाम वाघा रह गया। पर 2008 में, जैसा सर भी बता रहे हैं, 2008 में इसे बदलकर फिर अटारी बॉर्डर किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर आप कह सकते हैं, लेकिन जिस देश में आप रहते हैं उसका जो नाम होता है वो प्रमुखता से पहले लिया जाता है। अटारी बॉर्डर, अब ये फिल्म स्टार अजय देवगन वहीं के रहने वाले हैं, अटारी गांव के। पोस्ट का नाम भी अटारी अटारी पोस्ट पोस्ट अटारी रेलवे स्टेशन भी है वहाँ। अटारी रेलवे स्टेशन भी, और बॉर्डर हमेशा पता नहीं क्यों वाघा ही कहलाया। अटारी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती हैं और पैसेंजर्स हमारा कलाकार पाकिस्तान से आते हैं। आरती, हाँ, वो भी अमृतसर की है। अच्छा, नहीं अमृतसर पर वो तो अटारी गांव के हैं। वो अटारी गांव के हैं। हम बीएसएफ के साथ ही एक शो कर रहे थे वहां पर, और अजय देवगन हमारे साथ आए, उन्होंने बताया कि यही मेरा गांव है अटारी। तो इस गांव के नाम से इस बॉर्डर की पहचान है। अब 2008 से नाम बदला और अटारी बॉर्डर अब ये कहलाता है। अभी देखिए ये क्रम जो पूरा एक एक करके आगे बढ़ रहा है, उसमें बीएसएफ के सैनिक, और हर एक जो मूव होता है उसके कुछ मायने होते हैं। अब देखिए, भारत की ओर से एक सैनिक आगे बढ़े हैं, उधर से 2 रेंजर्स उनके आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी इनकी जो भाव भंगिमाएं हैं उसमें चुनौती है सामने वाले। हम जो बात कर रहे थे, सीमा सुरक्षा बल का मेन रोल है सीमा वासियों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना, जो हम वहाँ पर पेट्रोलिंग इत्यादि करके करते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं अब, और ये जो परेड है अभी सूर्यास्त से पहले पहले दरअसल में बीटिंग रिट्रीट को पूर्ण होना होता है। सूर्यास्त के समय का अर्थ होता है ये नहीं कि सनसेट के साथ, बल्कि सनसेट से पहले इसे पूर्ण होना होता है। आप बीएसएफ के सैनिकों को देखिए किस तरीके से, कितने जोश से अपने पांव को पूरी ताकत से वो जमीन पर पटक कर अपनी भूमि, अपना क्षेत्र, अपना इलाका, अपनी मातृभूमि का आभास अपने पड़ोसी को दिला रहे हैं। उनका साइड से जो सफेद पहन कर आया हुआ है वो जोश दे रहा है पाकिस्तान साइड से। पंजाब की सीमा जहां पर ये अटारी बॉर्डर है,
और जैसा हमने हुसैनी वाला का भी जिक्र किया, वो बॉर्डर भी है। पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है ये चुनौतीपूर्ण बीएसएफ के हिसाब से रहता है तस्करी को रोकने के लिए। बिल्कुल, तस्करी और एक है ड्रग्स। जी, आजकल सबसे ज्यादा, आजकल नहीं 10 साल हुआ लगातार ड्रग्स लाने का कोशिश करते हैं। आजकल ड्रोन से ज्यादा आता है, ड्रोन पे। जो पंजाब में मिलिटेंसी थी, जी, उस चुनौती की वजह से ही यहाँ पर फेंस लगाई गई, और फेंस लगने से वो फेंस की वजह से काफी कंट्रोल हुआ मिलिटेंसी में, क्योंकि जो उनके लॉजिस्टिक्स थे वो कट ऑफ हो गए। अदरवाइज पाकिस्तान से उनके लिए हथियार, एमुनिशन, पैसा सब आता रहता था। और अब देखिए दोनों तरफ से जो ध्वज को जब नीचे उतारने के लिए तैयार हो गए हैं और उसकी उन्होंने तैयारी रक्षा हो को गई। खोल चुके हैं। अब बिगल का इंतजार हो रहा है रिट्रीट के लिए। किसी भी वक्त अभी बिगल बजेगा दोनों साइड से, और उसको भी पूरे परफेक्टली टाइम करना होता है। बिल्कुल। दोनों देशों के जो ध्वज हैं वो एक साथ नीचे जाएंगे, वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत आवश्यक बिल्कुल। होता है। तो अभी रस्सी खोली है नीचे से जिससे ध्वज को उतारा जाएगा, लेकिन वो कार्य अभी आगे होगा। अभी उन्होंने तैयारी बस कर ली है उसकी। बिल्कुल। इसी प्रकार की ड्रिल बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ में भी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी शुरू की गई थी। सिलीगुड़ी में, पेट्रापोल में, अखोरा में, 3-4 जगह पर उसमें इतनी इस प्रकार की एग्रेशन नहीं, उसमें नॉर्मल। जाहिर है बांग्लादेश से युद्ध नहीं हुआ है हमारा, हमने बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा है। हालांकि बड़ी मुश्किल सीमाएं भी हैं बांग्लादेश से लगती हुई भारत की, खासकर डॉकी। अभी डॉकी देख लीजिए, पेट्रापोल देख लीजिए। अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल असिन मलिक, हाँ, चीफ ऑफ ISI, वो आकर के वापस गए ढाका। अब शुरू हो गया। अब जो बिगल बज रहा है वो रिट्रीट का बिगल बज रहा है। अभी जो है दोनों का फ्लैग्स जो है सिंक्रोनाइजेशन के तरीके से नीचे उतर आ जाएगा। दिस लास्ट स्टेज ऑफ इट। जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो अगर देखा जाए तो वेस्टर्न बॉर्डर से ज्यादा चैलेंजिंग है। अब तो और ज्यादा अब और भी ज्यादा है, ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो लाइन तक है, और कई गांव तो बिल्कुल ही सीमा के ऊपर है, घर के अंदर में, बल्कि कई एक आधी जगह पर बॉर्डर पिलर है। फिर मैं तो एक उस पे अपनी तस्वीर लेना चाह रही थी, बांग्लादेश में खड़े व्यक्ति ने कहा दीजिए मोबाइल में खींच देता हूं आपको। जी। मुझे लगा फोन लेकर कहीं चले न जाएं, दूसरे देश की बात हो जाएगी, पर बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, आप दे दीजिए, फोटो अच्छी आएगी। 1971 में मैं हिली बॉर्डर में था, 1971 लड़ाई के बाद वहां पर हिली बॉर्डर में एक ही घर का एक घर का एक रूम एक भाई बांग्लादेश में, दूसरा रूम एक भाई इंडिया के अंदर। अब जरूरी है कि ये था वो देश भी भाईचारे के उस सबक को याद रखे। जिस तरह की चीजें हो रही हैं वैसी न हो। बीएसएफ की निगरानी तो हमेशा रहती है वहां पर, लेकिन ये देखिए हम एक बार फिर समारोह की बात करते हैं। अटारी बॉर्डर से ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें देखिए अब रस्सी को उछाल कर दूसरी तरफ किया जाता है। यहाँ सीमा को पार नहीं किया जाना है, लेकिन ध्वज को अब उतारने की बारी आ चुकी है। ये अंतिम क्षण बीटिंग रिट्रीट समारोह के देखने लायक है। जी, हम वहां की आवाजें सुनते हैं और तस्वीरें देखते हैं।
वो मध्य की रेखा देखते रहिए और सैनिकों के पांव देखते रहिए, आपको अनुशासन समझ आ जाएगा कि कैसे 1 इंच इधर से उधर उनके पांव नहीं होते हैं। ये ध्वज को उतारने का जो क्रम होता है उसमें 1 इंच इधर से उधर उनके पांव नहीं होंगे। उनके पैरों को भी बड़े ध्यान से देखिए। दोनों पक्ष एकदम रेडी है अपना रस्से लेकर के झंडा उतारने के लिए। ये समय हो जाता है जब अब कोई स्पर्धा नहीं, अब कोई कंपटीशन नहीं है, अब केवल टाइमिंग है। सभी खड़े हो गए क्योंकि अभी बीटिंग द रिट्रीट बजने वाले हैं। येलोइश कलर की एक कॉन्टिन्यूअस लाइन, स्लाइटली येलोइश लाइन, जिसके इस तरफ से बीएसएफ के जवान हैं, उस तरफ पाक रेंजर्स के। तो एक्चुअली नो मैन लैंड, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। ग्राउंड पर हमारी ऑक्यूपेशन पूरी बिल्कुल सीमा तक है, उनके सीमा तक है। यहाँ पर क्योंकि गेट लगाए गए हैं तो उनको थोड़ा दूर सीमा से लगाया गया। एक्सेप्ट कि जम्मू के इलाके में खासकर जहाँ पर तार लगते हैं उसका उसमें हमने तकरीबन 50 यार्ड्स का दे रखा है वहाँ रखे हुए हैं। एक बॉर्डर गाइडलाइंस है जिसके अनुसार कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर 150 गज के अंदर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जहाँ भी तार लगे हैं वो 150 गज या उसके बाहर, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान इसलिए करता है कि कहीं टनल खोद लें किसी तरीके से, लेकिन बीएसएफ की चौकस निगाहें रहती हैं। अब देखिए रिट्रीट चल रहा है अभी। रिट्रीट बहुत ही धीमी गति से ध्वज को उतारा जाता है। बहुत ही सम्मान का पल होता है, संवेदनाओं का पल होता है, बहुत गंभीर पल होता है ये, जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को उतार रहे हैं उसके सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए। और एक समय आता है जब बिल्कुल क्रॉस करते हैं दोनों देश के ध्वज एक दूसरे को। अब ये पूरा नीचे ले आए, उनको खोल दिया गया है। अब इसको देखिए कैसे फोल्डिंग करेंगे। ये फोल्डिंग करने का भी अपना महत्व होता है और उसको कैसे हाथ में लेते हैं, नहीं करते हैं। हाँ जी। और उसको कैसे हैंडओवर करते हैं अपना कमांडर को नेक्स्ट डे तक रखने के लिए प्रॉपर तरीके के, और उसको संबर्धना दे करके। सर कहाँ रखा जाता है वो भी हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ तक की तस्वीरें सब देखते हैं। पीछे एक पोस्ट है जी, अटारी पोस्ट, वहां पर एक हमारा क्वार्टर गार्ड होता है, क्वार्टर गार्ड जिसमें हथियार और सुरक्षा रहती है, उसमें ये सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। ये जो पोस्ट है वो थोड़ी 500-100 गज पीछे की तरफ है जी। जो सबसे, और ये कल सुबह तक ये रहेगा। सबसे कीमती चीजें एक सैनिक के लिए होती सबसे ज्यादा उस पोस्ट का यही है, और ये प्राणों से कीमती तिरंगा जिसे वो सहेज कर बिल्कुल वहां पर रखेंगे। ध्वज को उतार लिया गया है बिल्कुल। और अब दोनों गेट जो है खुला है अभी, उसे अब उसको बंद किया जाएगा। और
गेट बंद होने से पहले अपने आप का जोश भी दिखाते रहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान रेंजर्स को, हम तुमसे बढ़ के हैं। भारत की नीयत, भारत की निष्ठा इस सरहद के जरिए, इस सीमा के जरिए भी बहुत दिखी। अमन की आशा की जो बसेस चली वो इसी सीमा से होकर पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, लेकिन पीठ में छुरा किस तरीके से फूंका गया था वो सब ने देखा था 1999 के युद्ध में। 98 में शुरुआत हुई उसकी, 99 में रहा है। अब ये जो गेट है, रिश्ते बंद, लेकिन आज ये जो गेट बंद हो रहा है, गेट बंद हो गया। ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो रहा है, ये इस उम्मीद के साथ और एक वायदे के साथ कि कल के सवेरे फिर तिरंगा जो है वो नीले आसमान में उसी शान के साथ लहराएगा। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर। रिट्रीट सेरेमनी समाप्त करने की भी अनुमति, उसकी इजाजत, और इसके साथ ही ये समाप्त हुआ। और अब असल में जितने भी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर जो सीमा प्रहरियों के साथ तस्वीर अपनी ले सकें, यादगार लेकर अलाउ करते हैं। एक पिलर है थोड़ी दूर, हाँ, यहाँ से बाउंड्री पिलर 50-60 गज, वहाँ पर भी जाते हैं। वहाँ पर जाकर आधा पेड़ इधर आधा पेड़ उधर। हाँ, वो नहीं। अच्छा, वो तो ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर है। जी जी जी, यहाँ पर वो यहाँ पर एक पिलर है। रेंजर्स के साथ भी हाँ। वो पीछे खड़े होते हैं तो नेचुरली बैकग्राउंड में उनकी भी फोटो है। चलिए हम सीधा अपनी संवाददाता अर्पिता आर्या के पास चलते हैं, जो पूरा समारोह अर्पिता ने देखा है। पता नहीं आवाज मेरी कितनी सुन पाएंगी, लेकिन अर्पिता अगर आपको आवाज आ रही है, अर्पिता दिखाएं वहां का माहौल, बात करें लोगों से। अर्पिता, दर्शक अगर ध्यान दें, एक लेडीज फाइल मिली है, किसी भी महिला दर्शक की हो तो हम दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये पूरे टीम है जो परेड में थे। हाँ। अब वो उनके कमांडर के साथ मिलते, कमांडर उनको धन्यवाद देते हैं आज का परेड के लिए। अब ये यहाँ इसमें आईजी पंजाब भी है, डीआईजी अमृतसर भी है, और वहाँ के जितने कमांडेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और वो परेड के जो टीम है उनके साथ खड़े होकर के उनको धन्यवाद देते हैं। और जितने आप देखिए काफी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे गैलरी में, वो नीचे आकर के हमारा टीम के साथ फोटो खींचने के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़े हीरोज हमारे सैनिक, बीएसएफ के ये योद्धा जो सब वहाँ पर इस समय केवल और केवल तस्वीरें खिंचाने का आग्रह लोग लेकर आते रहते हैं। क्योंकि सूर्यास्त होता है पश्चिम की ओर, इसीलिए आप जो तस्वीर है उसमें पीछे की तरफ सूर्य को अस्त होता हुआ देख रहे हैं। अट्टारी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आज संपन्न हुआ, लेकिन गणतंत्र दिवस के हिसाब से जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो 29 जनवरी को होगी, जो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो आयोजित होगी, कर्तव्य पथ पर आयोजित होगी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच में उस हिस्से में। उसके साथ गणतंत्र के उत्सव का समापन होगा। लेकिन 26 जनवरी, 15 अगस्त ये कुछ तिथियां हैं जब अट्टारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की बात ही कुछ और होती है, उत्साह ही कुछ और होता है। इसीलिए हम आपके लिए ये विशेष कवरेज लेकर आते हैं ताकि आपको भी, आप वहां पर जा पाएं या न जा पाएं आज के दिन, किसी भी दिन वहां जाइए, देश का उत्सव भी बनता रहता है। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये अब फ्लैग जा रहा है पोस्ट के ऊपर जी, जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले का तस्वीर अब ये जो बाईं ओर हम दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं, और दाईं ओर वो दिखा रहे हैं जो समारोह के हाइलाइट्स हैं। जो भी वैष्णो माता दर्शन के लिए जाते हैं वो सब के सब वहाँ पर जाते हैं अभी वाटारी देखने के लिए। जी, स्वर्ण मंदिर जो भी दर्शन के लिए जाता है वो सब भी जाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज भी होती है कि आप वहां पर जाकर देखिए, हर सरहद पर आप नहीं जा सकते हैं,
हालांकि अब बहुत सारी सरहदों को खोला जा रहा है, पर्यटन के लिए खोला जा रहा है, यहाँ तक कि करगिल में भी कुछ चोटियों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है ताकि लोग जा पाएं और देख पाएं कि हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में काम करते हैं। अब बीएसएफ के आप जा सकते हैं जी, ले क्या खरदुंगला भी आप ओपन है, सब जा सकते हैं। पर बीएसएफ अधिकांश ऐसी जगहों पर तैनात रहती है जहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर ये कुछ बॉर्डर्स हैं जहां जाकर आप इस फोर्स के कामकाज को, इसके जो सीमा प्रहरी हैं उन सब को आप सामने से देख पाएंगे। उन सब का काम जो होता है, उन सब का जो जोश और जज्बा है अपने देश के लिए, वो सब महसूस कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं पूरे हमारा देशवासी को, कोई एक दिन तो निकाले इस अटारी बॉर्डर को जाने के लिए। हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनका मनोबल को आप ऊंचा उठाइए और वो देखिए कि मीटिंग और रिट्रीट कैसा होता है। जरूर देखिए, आपने अपना फैमिली को जरूर लेना ना भूलिए, एक बार जरूर जाइए। अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन अब देखिए, आप जो तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, वाकई उसे महसूस कर पाना सामने, आपको रोम रोम में देशभक्ति हर व्यक्ति के वहां पर नजर आएगी। आप सीमा प्रहरियों की ड्यूटी को, उनके दायित्व को, उनकी देखिए दुश्वारियों को समझने के लिए तो शायद आप उन परिस्थितियों में न जा पाएं, लेकिन यहाँ पर भी दुश्वारियां हैं, ऐसा नहीं है, वो आपके सामने है, एक समारोह का हिस्सा है, तो देखकर शायद आपको लगेगा कि सामान्य सी चीज है, पर ऐसा होता नहीं है। यू कैन गो बैक टू 1 मार्च 2019, आप जाकर के देखेंगे वो दरवाजा के वेस्ट गेट के पास शायद अभिनंदन जी खड़े होकर के विंग कमांडर अपने देश को प्रवेश कर रहे हैं और बाय फोर्स ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर उनको हमें हैंडओवर कर रहा है। आप उसको अपने दिल में देख सकते हैं, ये चीज महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ तो हमारा सेरेमोनियल एक फेस दिखता है, परंतु गुजरात में जहाँ पर वो मंदिर है जो वो सर क्रीक के पास एक मंदिर है, कोटेश्वर, बहुत कठिन है। हाँ, उन इलाकों में हमारी जो पोस्टें हैं, जब कोटेश्वर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सीमा सुरक्षा बल के क्या चैलेंजेस हैं, किस प्रकार की ड्यूटीज करते हैं, वो भी वहाँ पर वहाँ तो इतनी भीषण गर्मी सर क्रीक के इलाके में, एक तो दलदल का क्षेत्र है, गर्मी और ह्यूमिडिटी, उमस के कारण मुझे याद है हमने एक सैनिक को वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे ट्रेनिंग के ही दौरान, उसमें अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान इतनी अधिक गर्मी वहां पर पड़ती है। वैसे में हमारे योद्धा तैनात रहते हैं, देखिए वर्दी पर आपको एक क्रीज तक नहीं नजर आएगी इनके, लेकिन वहां पर कीचड़ से सनी वर्दियों में आपको हमारे सीमा प्रहरी दिखेंगे, जो कि जल पे भी, दलदल पे भी, जमीन पे भी, वहां पर कितने जहरीले सांप बिच्छू सब होते हैं, उनके बीच 24 घंटे की ड्यूटी वो निभाते हैं ताकि कोई उस रास्ते का इस्तेमाल आपके देश की सीमाओं को भेदने के लिए न कर ले। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर है, उसके पास में हमारी पोस्ट है। ऐसी जगहों पर टूरिज्म भी प्रमोट किया जा रहा है, तो वहां पर बीएसएफ का क्या चैलेंजेस हैं, बीएसएफ के जवान किन परिस्थितियों में वहां काम करते हैं, उसके बारे में काफी जानकारी लोगों को मिलेगी। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके बारे में आम जनता को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में दूर रहते हैं ना, मेन लैंड से दूर रहते हैं, हमारे देश की सीमाओं तक पहुंचने में आपको समय लगता है और इस कारण आपको वो नहीं पता चल पाता है। लेकिन जो वो बता रहे हैं कि तनोट माता के आसपास, और वहीं पर देखिए 1971 के युद्ध में बीएसएफ के भी सीमा प्रहरियों का बड़ा योगदान था, जिस तरीके से सुरक्षा बल के लोगों ने एक महावीर चक्र और 11 वीर चक्र प्राप्त किए थे 71 वॉर में। इसके अलावा और कई गैलेंट्री मेडल्स प्राप्त किए थे। तो वो जब 50 डिग्री से ऊपर की गर्मी हो जाती है, और जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की बात हमने की थी कि ऊंची ऊंची वहां पर जरूर इंटरनेशनल बॉर्डर के तार हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं रेत पे। और उस समय अगर आपके लिए समतल हो गई है जमीन, तो दुश्मन के लिए भी हो गई है, उसको घुसपैठ में आसानी हो सकती है। लेकिन तब आप किस तरीके से अपने क्षेत्र को चिन्हित करके वहां पर दुश्मन को उसकी हद में रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है बीएसएफ के इन सीमा प्रहरियों की। उसके साथ ही जो महिलाओं का जिक्र हमने किया, एंटी स्मगलिंग में जो तस्करी को रोकने के लिए बड़ी भूमिका वो निभाती आ रही हैं। जब मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया हमेशा याद आता है
कि जब हम वहां पर शूट कर रहे थे, करवा चौथ का दिन था और ये जो महिलाएं थी ये दिन भर भूखी प्यासी वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी उस गर्मी में भी। और उस समय बाकी के देश में भले जी जैसलमेर में बाकी के देश में भले थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, वहां पर बड़ी भीषण गर्मी उस समय भी थी। रात के समय जब मैंने शूट करना शुरू किया तो किसी को याद आया चांद को देखकर कि अरे आज तो हमारा व्रत था। तो मैंने पूछा कि आपने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं, आप प्यासी हैं? जबकि हम पानी पी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर पर सब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो व्रत हमने किया था। फिर अपने सर पर से पटका खोलकर, क्योंकि किसी को वो चलनी नहीं मिल रही थी अपना व्रत खोलने के लिए, तो अपना पटका सर से खोला और बंदूकों को एक कोने रखा और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया। तो ये आप अपने संस्कारों को आप निभाते हुए, अपनी परंपराओं को निभाते हुए आप देश सेवा करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे जो महिला दस्ता, इनको मैं तभी बोलता हूँ, इनको सैल्यूट करना चाहिए जिस तरीके से वो अपना कार्य निभाते हैं। आप यही चीज आप देखेंगे, जो आप अपना जो 18,000 17,000 फीट के ऊपर जो हमारा दस्ता वहां पर है, इतने ऊपर कश्मीर बॉर्डर पर, अब उनके लिए सोचना चाहिए वो कैसे रहते हैं। और सबसे अच्छा उनका जितना मूवमेंट होता है रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, सूरज उदय होने के बाद वो मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 50 फीट 60 फीट स्नो होता है। वो नीचे दलदल में, फिर स्नो का दलदल में गिर जाएंगे। इसीलिए वो 7-8 आदमी जब भी मूवमेंट रात को होता है, वो रस्से को बांध करके उनका मूवमेंट होता है वो स्नो एवलांच एरिया में, और ये चलता रहता है और इसको झेलते हैं वो। मेरा आपके चैनल से और भी चैनलों से अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल के इस एस्पेक्ट को तो आप दिखाएं, अन्य एस्पेक्ट्स जो हमारे नहीं हम तो दिखाते हैं सर। वंदे मातरम में इस बार हमने देश की सीमाओं पर खास शो किए, जिसके जरिए हमने उन दलदल का भी तस्वीरें दिखाई, कच्छ का दलदल भी दिखाया, हमने रेगिस्तान की रेत भी दिखाई, और हमने जम्मू कश्मीर में भी जो भूमिका रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। देखिए, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती रहती है, लेकिन उसके आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है वहां पर भी भारतीय सेना के साथ साथ सरहद की सुरक्षा के लिए आपको बीच बीच में आपको बीएसएफ की तैनाती भी दिखेगी, और ताकि कोई गैप्स न रह जाएं। हमारी सीमाओं पर हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको एक निर्माण ऐसा दिख रहा हो जिसको बस सैनिकों को देखना है, नहीं, वो उसके बीच बीच में कोई गैप न रह जाए, किसी नदी की, किसी पहाड़ की, किसी दर्रे की, जिसकी निगहबानी करनी होती है। तो हमारे जो सभी सुरक्षा बल हैं, भारत की सुंदरता यही है। आज जब गणतंत्र दिवस की परेड भी हमने दिखाई तो उसकी सुंदरता यही रहती है कि आप अलग अलग खांचों में बांट कर भारत की सुरक्षा को न देखें। अलग अलग दायित्व जरूर हैं हमारे अलग अलग फोर्सेस के, लेकिन उसमें किस तरह की साझेदारी रहती है, किस तरह का समन्वय रहता है हमारे इन सभी सैनिकों, सीमा प्रहरियों के बीच, वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और धीरे धीरे वो चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं, पहले से बेहतर भी हो रही हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जी पूरे सभी सुरक्षा। हमारा देखिए, पठानकोट से लेकर के अखनूर तक, हाँ। जो जम्मू आईबी, हम तो आईबी बोलते हैं कि पाकिस्तान उसको एलओसी बोलते हैं। जम्मू पठानकोट से लेकर के अखनूर तक जम्मू बॉर्डर, आरएसपुरा हो गया और आपका कठुआ हो गया, सांबा हो गया, ये पूरी के पूरे फेंसिंग जो है ये बीएसएफ ने किया है। अब पराक्रम का टाइम पर 2002, 2003, 2004 पर इसका फेंसिंग बीएसएफ ने किया है। और वो फेंसिंग बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल काम भी रहता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका एक्टिव बॉर्डर है और उस पे आपको सुरक्षा देनी है। फेंसिंग करने का हमें पता है, 3 साल में हम तकरीबन वो 137 किलोमीटर बॉर्डर जो है वहां पठानकोट से लेकर के वहां अखनूर तक हम जब किए थे, हमें पता था जहां पर होता रात भर हमारे ऊपर फायरिंग आता था, रात भर उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करते थे, लेकिन हमारे ट्रुप्स रात भर जो है ये फेंसिंग का कार्य करते थे और उन्हें डर नहीं लगता था। मेरे को याद है एक लड़के को हमारा 2 बार गोली लगा था और वो उसमें 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, और तीसरे बार आकर के उसने हमारे सामने, मैं तब डीआईजी जम्मू था, फेंसिंग कार्यरत था, तो मेरे को सर मैं फिर उसी बॉर्डर में कार्य करने के लिए जा रहा हूं, मेरे को भेजिए आपने, मैं वहीं काम करूंगा।
2 बार गोली खाने के बावजूद भी उसने वहीं पर जाकर के काम किया। नहीं, ये जज्बा तो Salute to रहता that है। boy। और खासकर किस तरीके से हमने देखा 2016 के आसपास जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग लगातार चल रही थी, बीएसएफ के जवान ही थे जो चाहे वो अर्निया बॉर्डर हो गया, आर्निया हो गया, आरएसपुरा हो गया, सांबा हो हर गया, जगह गोलियां चल सांबा रही हो थी। गया, कठुआ हो तो गया। अभी शांति है, अभी वहां पर गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन इक्का दुक्का इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बिल्कुल। जिसके लिए और अगर ये नहीं होते हैं तो उसके पीछे हमारे इन सीमा प्रहरियों की सजगता, इनकी सतर्कता सबसे बड़ा कारण है। और बहुत बार ये चर्चा भी हुई कि किस तरह के फैसिलिटीज, किस तरह के उपकरण और उन चीजों को भी सर समय समय के साथ इंप्रूव किया जाता है। ये हम जो आपको इस समय अटारी वाघा बॉर्डर की पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें समारोह आज का तो जरूर यहां पर संपन्न हुआ है, लेकिन जो ड्यूटीज रही हैं वो बिल्कुल भी संपन्न कभी नहीं होती हैं। होगा, ये चलता रहेगा। ड्यूटीज हमेशा चलती रहती हैं। तो देखिए, सीज फायर जब से दोनों सरकारों के बीच ये बात हुई, बात बनी और सीज फायर हुआ पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल के पूरे हिस्से में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो वैसे सीज फायर की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, वो तो दोनों को एक्सेप्टेड बॉर्डर है, लेकिन जैसा कि हम चर्चा भी यहां पर कर रहे हैं, पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है उस हिसाब से बॉर्डर को। इसीलिए इस तरह की इंसिडेंट्स, गोलाबारी, मोटार शेलिंग, सारी चीजें चलती रही। पर अभी भी अगर सर मैं एक एक करके आपसे जानना चाहूं कि अगर कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि वहां पर जो बीएसएफ की ड्यूटीज के हिसाब से, बीएसएफ को मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से बदलाव, क्या आपको लगता है या फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इंडक्शन अच्छा होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इंडक्शन होना चाहिए। क्या होता है कि जो हमारी लीडरशिप कई दफ़ा ज़मीन से ताल्लुक नहीं रखती और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि हमारे प्रहरियों के लिए बहुत उचित नहीं होती। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा कोई भी जवान 14-15 घंटे से कम की ड्यूटी नहीं कर पाता। तरह तरह के वेदर कंडीशंस होते हैं, राजस्थान में, कश्मीर में, बंगाल में इतनी ह्यूमिडिटी होती है उन इलाकों। तो पर्सनल मैनेजमेंट की काफ़ी आवश्यकता है और अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी इंडक्ट करेंगे तो उससे पर्सनल मैनेजमेंट, रेस्ट एंड रिलीफ इम्प्रूव होगी। और लीडरशिप इश्यूज हैं जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, जिसके ऊपर। और एक और चीज़ है कि चुनाव के समय में खास तौर पर ईस्टर्न बॉर्डर से काफ़ी सीमा सुरक्षा बल को विड्रॉ करके इंटरनल सिक्योर, जिससे सीमा की जो तैनाती में, सीमा के ऊपर ध्यान देने में बहुत कमजोरी आ जाती है, उससे इन्फिल्ट्रेशन का बहुत खतरा रहता है। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं सूद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए उसके सिवाय मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी जो है पंजाब बॉर्डर में और पंजाब, राजस्थान, कश्मीर बॉर्डर में एंटी ड्रोन फैसिलिटी बहुत जरूरत है। डीआरडीओ अभी उसको बना रहा है। हमारा अपना स्वदेशी भारत, हमारा अपना प्रोडक्शन हो रहा है और तुरंत बीएसएफ को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने तरीके से पाकिस्तान अपना स्टेल्थ ड्रोन भेजता है जिसमें ड्रग्स आता है और वेपन्स आता है, एंटी ड्रोन फैसिलिटी बीएसएफ को बहुत चाहिए। हर एक बीओपी में कम से कम 1 या 2 एंटी ड्रोन फैसिलिटी होना चाहिए। प्लस जम्मू सेक्टर में आप देखेंगे टनल बहुत है, जिसमें टनल खोद करके मिलिटेंट्स पाकिस्तान साइड से जिहादी अंदर प्रवेश करते हैं, तो एंटी वहां पर उसको ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी टनल सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि अभी इजराइल के पास है। वी शुड हैव दिस एंटी टनल सिस्टम विद अस। ये चीजें विकसित हो रही हैं, उम्मीद है जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं, हमारे जो सैनिक है उनके पास आ जाएं। हम सीधे आपके लिए चलते हैं इस समय अटारी बॉर्डर पर, जहां से अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता मौजूद हैं। अर्पिता, आवाज अगर आप सुन पा रही हैं तो इस समय की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि खत्म होने के बाद भी लोग वहां उस पूरे माहौल को और ज्यादा जज्ब कर लेना चाहते हैं।
बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले आपको हम यहाँ तस्वीरें दिखा दें और यहाँ देखिए कितनी, अब क्योंकि सबसे पहले जब ये शो खत्म होता है, ये कार्यक्रम खत्म होता है, तो ये अनाउंस किया जाता है कि जितने लोग हैं यहाँ से निकलें। लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे जहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी, जिस जगह पर, वहां पर भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे होते हैं, जब ये मौका लगता है, जब ये कार्यक्रम खत्म होता है, तो वहां पहुंचकर फोटो ले लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं कि ये बॉर्डर एरिया कैसा दिखता है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जो है अपनी अपनी कुर्सियों से निकलकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं और फोटो सेशन ये आप जैसा देख रही हैं चल रहा है। बीएसएफ के भी कई जवान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अब क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसा होता है कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकी, क्योंकि बाहर एक लंबा ट्रैफिक जिससे लोगों को जूझना पड़ता है, कैसे कार्यक्रम खत्म होता है, क्योंकि इतनी संख्या में आप समझिए लोग अगर यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे तो कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। इसलिए एक तय तरीके से यहाँ पर रो के हिसाब से कि आप लोग फटाफट निकलिए, ये सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं ताकि खासी दिक्कतें ना हो वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे और जिनको अब यहाँ से जाना है। लेकिन आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर आपको बच्चे जो हैं वो नजर आ रहे होंगे, बैठे हैं। ये जो मूवमेंट है इसको शायद ही कोई भूलना चाहे। आप लोग IIM से हैं? Yeah, I am अमृतसर। तो आप लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए? No, we come here every year. हर साल? Yeah, either 15th August or 26 January. तो हर बार आने की वजह? हर बार we find it nice, it's patriotic and हर साल परफॉर्मेंस होती अच्छा, आपने परफॉर्मेंस दी थी इधर, मतलब बॉलीवुड मैशअप पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी हर साल 15 अगस्त और 26 फरवरी। अच्छा, तो आपकी लड़ाइयाँ तो नहीं हो जाती इस बार? तो हम परफॉर्म करेंगे। नहीं मैम, हमारे लिए स्लॉट रिजर्व रहता है। रिजर्व रहता है, किसको क्या करना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा है और अभी हमने इस बार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं कहना चाहूँगी कि सबको एक बार ये अपने जीवन में जरूर जितनी बार मौका मिले उतनी बार करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप धीरे धीरे अब सब लोग यहाँ से, श्वेता जो है वो जाने लग गए हैं और यहाँ पर कहा भी जा रहा है, हमें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से निकले। लेकिन हम आपको एक बार जल्दी से वो तस्वीर दिखा दें। यहीं पर अभी सेरेमनी खत्म हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा इस बात की हो जाती है कि कौन वहां तक पहुंच जाए। सब जो यहाँ आए हैं, इस अनुभव को जिन्होंने जिया है, वो वहां जाकर एक फोटो जरूर लेना चाह रहे हैं और ये कोशिशें हैं लोगों की जो अब धीरे धीरे अपने फोटो वगैरह करते हुए बाहर निकल रहे हैं। श्वेता, बीएसएफ के बैरिकेड्स भी वहां पर अब लगने शुरू हो गए हैं। गेट तो खैर समारोह के संपन्न होते के साथ ही बंद हो जाती है। आप तस्वीर अपनी भी जरूर ले लीजिएगा अर्पिता उस गेट के साथ। अभी हम कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जो आज सुबह गणतंत्र दिवस की परेड के समय देश की आन बान शान के सूचक बने। कर्तव्य पथ पर एक तरफ जो फ्लाई पास्ट है, जो भारतीय वायुसेना के विमान, कई युद्धक विमान, कई मालवाहक विमान, वो सब कैसे एक साथ आसमान में उनकी गर्जना, बेहद नीची उड़ान उनकी, जब वहां पर दांतों तले उंगलियां जो लोग मौजूद थे सबने दबा ली। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे दर्शक दीर्घा में लोगों का उत्साह। ये देखिए कॉकपिट के भीतर की भी तस्वीरें दिखी थी। अपाचे एयरक्राफ्ट जब सबसे पहले 3 अपाचे एयरक्राफ्ट अजय फॉर्मेशन में आए थे, उस समय इसके भीतर जो कॉकपिट की तस्वीर है, पायलट्स उत्साह बढ़ाते हुए, वो सारी तस्वीरें हमने देखी। आज आसमान भी एकदम खुला था, तो आज ये सारे विमान नजर आए थे। अब जो AN-32 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के साथ डॉर्नियर विमान जब यहां पर आया था, आज इंडियन कोस्ट गार्ड के भी विमान यहां पर कर्तव्य पथ पर दिखे थे। ये सतलुज फॉर्मेशन में ये नजर आए थे। 2 डॉर्नियर और 1 AN-32 एयरक्राफ्ट, साथ में 3 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की उड़ान भी दिखी थी। ये भारतीय वायुसेना, चाहे भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड जो है, तट रक्षक जो है, सबके लिए बहुत ही अहम, सबके बेड़े के अहम विमान ये सारे, और इसीलिए इन सब की मौजूदगी कर्तव्य पथ के आसमान में नजर आई। अब C-295 विमान जो भारत में ही निर्मित हुआ है, भारत में ही इसका निर्माण हुआ है, साथ में C-130J एयरक्राफ्ट सुपर हर्क्यूलिस जिन्हें कहा जाता है, ये अर्जन फॉर्मेशन के साथ ये सामने आए थे। और जब ये जो ट्रांसपोर्ट विमान है उनका साथ देते हुए Su-30 विमान साथ में आए,
तो ये अलग ही अद्भुत दृश्य था। एवैक्स नेत्रा फॉर्मेशन में साथ में 2 Su-30 विमान, उसके ये निगाहें होती हैं, ये निगाहें होती हैं सैनिकों की, जो बताती हैं कि दुश्मन के क्षेत्र में क्या है, वो तस्वीरें देते हैं। और भीम फॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि C-17 इसका आकार ही आप देखेंगे भारी भरकम, साथ में 2 Su-30 विमान इसको फ्लैंक करते हुए लेकर आए हैं और आसमान में ये त्रिशूल की तरह से ऊपर जाकर बढ़ जाते हैं। यानी अलग अलग क्षमताएं इन एयरक्राफ्ट की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ जब आसमान में उड़ान भरते हैं तो देखिए कितना समन्वय इनमें। 5 जैगुआर विमान अमृत फॉर्मेशन के साथ जब ये फाइटर्स हमारे आए, पुराने हैं, विश्वस्त हैं ये जैगुआर विमान भारतीय वायुसेना के और बेहद कारगर विमान रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही 6 रफाल विमान जब आए और 6 रफाल विमान जिस फॉर्मेशन में आगे बढ़े वज्रांग के, उसमें ऐसा लगा कि एक अकेला, अगर आप नीचे से देखें तो ऐसा लगेगा एक अकेला वही आकृति बनाकर वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफाल की शानदार उड़ान अपने उस सफेद धुएं के साथ आसमान में दुश्मन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। ये देश की ओर निगाहें उठाकर नहीं देख सकते आप। और इसके साथ ही फिर अंतिम पड़ाव आया था। और देखिए जब कर्तव्य पथ के ऊपर ये उड़ान भरते हैं और आगे की ओर जब इंडिया गेट के ऊपर से जाते हैं तो अलग ही दृश्य होता है। अब रफाल जो आखिर में जब सल्यूटिंग डायस के सामने ये वर्टिकल चाली करते हुए 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है ये विमान, 300 मीटर की ऊंचाई, यानी नीचे जो बैठकर देख रहे हैं वो सब प्रत्यक्ष उस विमान को देख सकते हैं, उस विमान की तेजी देख सकते हैं। और राष्ट्रपति को सलामी देते हुए वो विमान ऐसा लगता है जैसे कि आसमान में विलीन हो जाता है, ओझल हो जाता है आंखों से। तो अपाचे से लेकर शुरुआत जो हुई वो रफाल पे जाके अंत उसका हुआ। हालांकि बीच बीच में भी हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआत में पुष्प वर्षा के लिए Mi-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो एक तरह से शुरुआत भी भारतीय वायुसेना के साथ और अंत भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का होता है भारतीय वायुसेना के ही साथ। बड़ा अद्भुत पल वहां पर मौजूद सभी दर्शकों के लिए रहता है। आज खुले हुए आसमान में नभः स्पृशम दीप्तम, जो कि टच द स्काई विथ ग्लोरी, भारतीय वायुसेना का जो लक्ष्य है। अब हम आपको वो परेड भी दिखाते हैं। देखिए नौसेना का ब्रास बैंड यहाँ पर आया। नौसेना के ब्रास बैंड की इस बार खासियत क्या थी कि 6 महिला भी थी इसमें। आपको बीच बीच में अगर आप देखें तो वाद्य यंत्र लेकर वो भी पहुंच रही है, वो भी धुन बजाते हुए आगे बढ़ रही है। वायुसेना का दस्ता उसके ठीक पीछे, ब्रास बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का, पहले नेवी का दस्ता, फिर वायुसेना का दस्ता और इंडोनेशिया की मिलिट्री का दस्ता भी आया था, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति आज चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, तो उनका मिलिट्री दस्ता आया था जिसमें उनके जितने भी सशस्त्र बल हैं उन सबका समूह एक साथ। महिलाओं की मौजूदगी बड़ी रही, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो, महिला दस्ता सबका यहाँ पर दिखा। नेवी में हमने म्यूजिशियंस आपको दिखाए, वो वाद्य यंत्र बजाते हुए नेवी की नौसैनिक कैमल, जो कि सबसे रंगीन कैमल कंटिंजेंट जब आता है तो झूम उठते हैं लोग। और इसी पर देखिए उसका मार्चिंग दस्ता भी, और उसके पीछे ये बीएसएफ है, ये एसएसबी नहीं है। हम हालांकि सीमा सुरक्षा बल की वजह से मुझे लगता है कई लोग ये गलती कर देते हैं। ये बीएसएफ का ऊंट दस्ता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऊंट दस्ता है। ऊंट दस्ता केवल बीएसएफ के ही पास है। तो मैं पैनल से कहूंगी कि वो इस गलती को, इस त्रुटि को सुधार लें। एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीमा सुरक्षा बल। और उसमें जी अभी के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सत्ता जी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।